नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज बात उन तमाम बड़ी खबरों की जिन पर गोदी मीडिया ने चुप्पी साध रखी है। खैर, पहले कमेंट में जरा बताइएगा कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, और हां, अगर यह कोशिश ठीक लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दीपू दास का कसूर क्या था? सिर्फ यही कि उसका नाम दीपू था? बांग्लादेश के मेमनसिंह में एक फैक्ट्री से उसे जानवरों की तरह घसीटकर बाहर निकाला गया। भीड़ ने उसे पीटा, अधमरा किया और फिर जिंदा जला दिया। जी हां, राख के ढेर में तब्दील कर दिया। क्या उस आग की लपटें दिल्ली तक नहीं पहुंची, या विश्व गुरु के चश्मे पर धुंध जम गई है? एक तरफ हमारे दीपू दास को जिंदा जलाया जा रहा है और दूसरी तरफ उस कंगला मुल्क जिसे दुनिया कटोरा छाप प्रो मैक्स बांग्लादेश कहती है, उसने भारत के मुंह पर तमाचा मारते हुए वीजा सर्विस बंद कर दी है। कहां गई वो लाल आंख, कहां गया वो 56 इंच का खौफ? आज हकीकत यह है कि जिस देश को 1971 में हमने अपने खून से बनाया, आज वही हमारे नागरिकों को कीड़े मकोड़ों की तरह मार रहा है और हमारी सरकार मौन व्रत धारण किए बैठी है। गोदी मीडिया आपको यह चीखें नहीं सुनाएगा, क्योंकि उससे साहब की विदेश नीति की पोल खुल जाएगी। शर्म की बात है, वो हमें वीजा नहीं दे रहे और हम यहां हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मतलब जिनकी औकात चवन्नी की नहीं, उनके नखरे अंबानी वाले हैं, और जब बाहर पिटते हैं तो सरकार घर में शेर बनती है। उधर दीपू दास जल गया, इधर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 65 बस्तियों पर बुलडोजर चलाने की लिस्ट बना रही है। इसे कहते हैं सीमा पार लाचारी और घर में बहादुरी। ऑपरेशन क्लीन चला रहे हैं। अरे साहब, असली गंदगी तो आपकी विदेशी नीति में है, जहां मालदीव से लेकर बांग्लादेश तक सब हमें आंखें दिखा रहे हैं। लोग कह रहे हैं पानी रोक देंगे, तीस्ता का नल घुमा देंगे। अरे छोड़िए ये जुमले। अगर 1971 वाली इंदिरा गांधी जैसा दम होता तो आज दीपू दास जिंदा होता और ढाका की सड़कों पर भारत का झंडा जलाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। कुल मिलाकर बात यह है, पड़ोसी हमें आंख दिखा रहे हैं और सरकार हमें सपने। तय आपको करना है कि आप दीपू दास की चीखें सुनेंगे या सब चंगा सी का शोर। सीमा पर तो हमारी नाक कट ही गई, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो इससे भी बड़ी है। गोदी मीडिया के स्टूडियो में आज मातम क्यों पसरा है? एंकरों की जुबान पर ताला क्यों लग गया है? वजह मैं बताता हूं। बीजेपी शासित राज्यों में ही भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है। जी हां, जब राहुल गांधी जर्मनी में क्या कर रहे हैं इस पर प्राइम टाइम हो रहा था, ठीक उसी वक्त गोवा की जनता ने बैलेट पेपर से बीजेपी के गाल पर ऐसा तमाचा मारा है कि गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। गोवा में सत्ता बीजेपी की, पुलिस बीजेपी की, लेकिन कलंगुट सीट पर कांग्रेस की कार्मेलिना फर्नांडिस ने जो जीत दर्ज की, वो साहब के लिए सबसे बड़ा सेटबैक है। और सवाल चुभेगा, बहुत जोर से चुभेगा। महाराष्ट्र में जब बीजेपी 100 सीटें निर्विरोध जीतती है तो ढिंढोरा पीटा जाता है, लेकिन गोवा में जब चुनाव बैलेट पेपर से हुआ तो कमल मुरझा क्यों गया? क्या ईवीएम हटते ही असली नतीजे बाहर आ गए? पिक्चर अभी बाकी है। महाराष्ट्र में महायुति का बैंड बज चुका है। खबर पक्की है कि पुणे मेयर पद को लेकर गठबंधन में जूतम पैजार शुरू हो गई है। जिन अजित पवार को बीजेपी ने तोड़कर अपनी गोद में बैठाया था, सूत्र बता रहे हैं कि वही अजित पवार अब कांग्रेस नेता सतेज पाटिल को मिस कॉल मार रहे हैं। सरकार अस्थिरता के वेंटिलेटर पर है। और अंत में वो खबर जो आपको टीवी पर नहीं दिखेगी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने महाराष्ट्र में इतिहास रच दिया है। 81 सीटें जीती हैं और एक मेयर भी बना लिया। लेकिन गोदी मीडिया आपको यह नहीं दिखाएगा, क्योंकि सच दिखाने पर साहब का मूड खराब हो जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है, जमीन खिसक रही है और मीडिया आपको आसमान दिखा रहा है। तय आपको करना है, देखना क्या है। हार जीत का यह खेल तो खैर चलता रहेगा, लेकिन अगली खबर इतनी भयानक है कि सियासत के सारे ड्रामे इसके सामने बौने लगेंगे। अब जरा उन होर्डिंग्स और पोस्टरों से नजर हटाइए जहां लाडली बहना और नारी शक्ति के नारे चमक रहे हैं। मैं आपको मध्य सियासत के प्रदेश के उस अंधेरे में ले चलता हूं जहां पिछले 2 साल के अंदर सरकार की नाक के नीचे से 2 लाख से ज्यादा नाबालिग और जवान लड़कियां गायब हो चुकी है। मतलब हर 2 घंटे में 3 लड़कियां गायब हुए जा रही हैं और एक भी मीडिया इसे आपको नहीं बता रहा है। ये आंकड़े आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। जनवरी 2024 से जून 2025 के बीच सिर्फ 1.5 साल में मध्य प्रदेश में हर दिन 43 लड़कियां और महिलाएं लापता हो रही हैं। 43 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन परिवारों की चीखें हैं जो पुलिस थानों की चौखट पर दम तोड़ रही हैं। सरकार लाडली लक्ष्मी योजना का ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन जमीन पर बेटियां बेची जा रही हैं, बंधुआ मजदूर बनाई जा रही हैं। कुमुदिनी 12 साल पहले टीवी देखने निकली थी, आज तक नहीं लौटी। मां आज भी उसकी पसंद का खाना बनाती है, लेकिन हलक से निवाला नीचे नहीं उतरता। सोचिए उस मां के दिल पर क्या गुजरती होगी।
और हमारा स्मार्ट पुलिस सिस्टम देखिए, जब मां बाप शिकायत लेकर जाते हैं तो पुलिस वाले बड़ी बेशर्मी से कह देते हैं, अरे किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। मतलब चरित्र पर कीचड़ उछालो और फाइल बंद। ऑपरेशन मुस्कान के नाम पर फाइलें रंगी जा रही हैं, लेकिन फूल जैसी बच्चियां दिल्ली में बंधुआ मजदूरी की जंजीरों में जकड़ी मिलती हैं। सवाल यह है कि अगर 18 साल से ऊपर की लड़की गायब हो तो उसकी एफआईआर तक दर्ज क्यों नहीं होती? क्या वो इस देश की नागरिक नहीं है? महिला सशक्तिकरण का नारा लगाने वाले नेताओं, जरा इन आंकड़ों को देखो। आपकी नाक के नीचे से बेटियां गायब हो रही हैं और आप चुनाव जीतने में व्यस्त हैं। असली सवाल यह है, क्या बेटियां सिर्फ पोस्टरों में सुरक्षित रहेंगी या उन्हें सड़क पर भी बेखौफ चलने का हक मिलेगा? जवाब दीजिए, क्योंकि चुप्पी अब अपराध है। एक तरफ इंसान की जान की कोई कीमत नहीं और दूसरी तरफ फैसला हो चुका है। नीतीश कुमार का इस्तीफा देना तय हो गया है। मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था। पटना में जनता ने उन्हें जूता दिखाया तो दिल्ली में पीएम मोदी ने बंद कमरे में इस्तीफे का कागज थमा दिया है। ये देख सकते हैं आप, नीतीश कुमार का पुतला है और इसको यहाँ फूकने की पूरी तैयारी की जा रही है और किस तरीके से लोग इसको मार रहे हैं चप्पलों से। जिस सुशासन बाबू की कभी हनक हुआ करती थी, आज खबर है कि वो अपनी ही गाड़ी में दुबक कर चोर दरवाजे से दिल्ली भागे हैं। बाहर जनता हाथ में जूता लेकर खड़ी थी और अंदर मुख्यमंत्री मुंह छिपा रहे थे, लेकिन असली पिटाई एयरपोर्ट पर नहीं, पीएम आवास के उस बंद कमरे में हुई है। खबर है कि जैसे ही नीतीश कुमार कमरे में घुसे, वहां चाय समोसे नहीं थे, सन्नाटा था। पीएम मोदी ने फाइल मेज पर पटकी और सीधे आंखों में आंखें डालकर कहा, नीतीश बाबू क्या कर दिया आपने? हम दुनिया को कहते हैं बेटी बचाओ और आप भरी सभा में बेटी का दुपट्टा खींच रहे हैं। 2029 का चुनाव हरवाना है क्या? नीतीश जी कुछ बोल पाते उससे पहले ही खबर है कि अमित शाह ने वो एग्जिट प्लान वाली फाइल आगे सरका दी। शाह का इशारा साफ था, बाबूजी बहुत हो गया। अब आपकी याददाश्त और हमारा धीरज दोनों जवाब दे चुके हैं। इज्जत से साइन कीजिए और कुर्सी खाली कीजिए। हमें बिहार में अपना सीएम चाहिए। उधर बिहार में एक अलग ही ड्रामा चल रहा था। 19 तारीख की शाम 5 बज गए। सिविल सर्जन और बड़े बड़े अफसर घड़ी देख रहे थे। अफसरों ने डॉक्टर नुसरत को फोन मिलाया, शायद गिड़गिड़ाए होंगे, मैडम प्लीज आ जाइए, सीएम साहब की नाक का सवाल है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो मीडिया हमें जीने नहीं देगा। लेकिन उस शेरनी ने फोन पर ही सरकार के मुंह पर तमाचा मारा। उसने साफ कह दिया, रखो अपनी 32,000 की नौकरी। तुम मेरे सर से हिजाब खींचोगे और मैं तुम्हारे लिए मरीज देखूंगी? हरगिज नहीं, भाड़ में जाए तुम्हारा सिस्टम। ठीक उसी वक्त झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने जले पर नमक छिड़कते हुए डॉक्टर नुसरत को खुला प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा, बिहार में टैलेंट की कद्र नहीं है। नुसरत जी आप रांची आइए, वहां 32,000 की जद्दोजहद है। हम आपको सम्मान के साथ 3 लाख रुपए महीना और सरकारी आवास देंगे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते एक इंसानियत है हमारे अंदर और हमने फैसला किया है, उस बच्ची को मैंने ऑफर किया है, बेटी तुम आओ झारखंड, मैं तुम्हें सरकारी नौकरी दूंगा, मनचाहा पोस्टिंग दूंगा, 3 लाख रुपया सैलरी दूंगा, सरकारी फ्लैट दूंगा, मान दूंगा, सम्मान दूंगा, इज्जत दूंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने बेहद तीखे लहजे में यहां तक कह दिया कि अगर नीतीश जी को स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत है तो झारखंड सरकार उनका भी इलाज कराने को तैयार है। ये तो हुई नीतीश की बात, लेकिन बिहार में एक और खेल चल रहा है। बिहार में एनडीए की सरकार अब वेंटिलेटर पर आ गई है। पटना से जो वीडियो आया है उसने दिल्ली में मोदी और शाह की नींद उड़ा दी है। हमने मांगा कि भाई रिकाउंटिंग दीजिए तो उन्होंने दे दिया, तो हमारा कैंडिडेट रिकाउंटिंग नहीं मांगा। इसीलिए हमने कहा कि उस समय अभिषेक सिंह से हमने कहा था तो, और उस समय का ऑब्जर्वर से कहा था तो उन्होंने रिकाउंटिंग दे दिया था और रिकाउंटिंग हुआ तो हम जीत गए थे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भरे मंच से अल्टीमेटम दे दिया है, राज्यसभा की सीट दो वरना हम मंत्री पद को लात मारकर गठबंधन तोड़ देंगे। एमपी चुनाव में हमको कहा गया था कि 2 लोकसभा का सीट देंगे, अब 1 राज्यसभा का सीट देंगे। ये मांग नहीं, सीधी ब्लैकमेलिंग है। मांझी जी को पता है कि बिहार में बीजेपी की सरकार उनके बैसाखी पर टिकी है, इसीलिए वो खुलेआम खेल रहे हैं। मंच से अपने विधायकों को सिखा रहे हैं कि कमीशन कैसे खाना है। कह रहे हैं 5 करोड़ के फंड में 40-50 लाख जेब में रखना मामूली बात है। 5 करोड़ मिला हो ना भाई, अगर 10 पैसा मिले है तो 40 पैसा ने 40 लाख हो जितो। और तो और यह भी कबूल लिया कि 2020 का चुनाव उन्होंने अधिकारी को फोन करके बेईमानी से जीता था। सोचिए, एक आदमी चुनाव चोरी की बात कबूल रहा है, घूसखोरी को सही बता रहा है और सरकार गिराने की धमकी दे रहा है, लेकिन ईमानदार बीजेपी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। दिलीप जायसवाल इसे मसाला बता रहे हैं।
क्यों? क्योंकि डर है कि मांझी बिचक गए तो कुर्सी चली जाएगी। तस्वीर साफ है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाली बीजेपी आज अपनी सत्ता बचाने के लिए कमीशन खोर के नखरे उठा रही है। मांझी के इस अल्टीमेटम ने एक सच दुनिया को दिखा दिया है। यह सरकार बाहर से जितनी मांझी के नेक के लिए मजबूत दिखती है, अंदर से उतनी ही मजबूर है। डील पक्की है, भ्रष्टाचार तुम करो, बस कुर्सी हमें दे दो।